नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी पर आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ाया था हिस्ट्री के बारे में, उसके परिचय के बारे में जाना था हमने कल, और आज उसी के अंतर्गत हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो प्राचीन काल में घटित हुई। वो एक ऐसी उच्च स्तरीय सभ्यता थी जो आज के टाइम में भी हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, जो एक उच्च स्तरीय सभ्यता थी, जिसके समकालीन मेसोपोटामिया, ईरान की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता भी नगण्य थी। आइए उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसे हिंदू घाटी सभ्यता, हिंदू घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सभ्यता के जो समीपतम जो नदी है वो सिंधु नदी है, जिसके किनारे यह बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया और मिस्र, यूनान, रोम आदि की सभ्यताएं समान है। आदि की सभ्यताएं सुचारू रूप से समान थीं। सिंधु घाटी नदी में खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह विवादित होता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे देश में एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी जिसके सामने मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान और रोम आदि की सभ्यताएं नगण्य थीं। इसका मतलब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके समक्ष जो समकालीन जो सभ्यताएं चल रही थी वो मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान और रोम आदि की सभ्यताएं चल रही थीं। निरंतर होने वाले शोधों में से एक नवीनतम तथ्य यह प्रकाशित में आया है कि वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के निकटतम कभी सरस्वती नदी बहती थी। जो नवीनतम जो शोध हुए हैं उनके अंतर्गत ये पता चला है कि कभी वहाँ पर सरस्वती नदी भी बहा करती थी, लेकिन आज वो निरंतर रूप से बहना बंद हो चुकी है। और उसको जो सरस्वती नदी बहती थी वहाँ पर, लेकिन आसपास अब इस नदी के आसपास सिंधु सभ्यता भी फैली हुई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सरस्वती नदी के आसपास बसी हुई थी, जिससे ये आकलन भी लगाया जाता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता जो सरस्वती नदी की सभ्यता भी मानी जा सकती है। इसके बेसिस पर जो आज के टाइम में सरस्वती नदी गायब हो चुकी है। और कालीबंगा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो कालीबंगन था। सरस्वती नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में फैली होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। जो नवीनतम शोध थे जिससे पता चला कि सरस्वती नदी भी सिंधु घाटी सभ्यता के समीप बहती थी, तो इसी बेसिस पर सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमें डेट पता चली है वो किससे पता चली है? रेडियो कार्बन 14 पद्धति जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसमें यह एक नगरीकृत कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मतलब इसमें एक ऐसी ये जो सभ्यता थी इस प्रकार से सभ्य थी कि इसमें सुचारू रूप से घरों का निर्माण हुआ है और चौड़े चौड़े रास्ते हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो आज के टाइम में नहीं हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, ये मांडा जो स्थान पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में है, चिन्नाब नदी के किनारे। दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र की एक स्थान है, प्रवरा नदी पर। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे बसे हुए थे। जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र थे वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, जिसमें हम देख सकते हैं मांडा जम्मू कश्मीर,
मांडा, J&K, जम्मू कश्मीर में। इसको आगे बना के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर में यहाँ तक फैला हुआ है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता की एक्चुअल जो मैप है वो इस प्रकार था। इसमें ये जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है, यहाँ आलमगीरपुर, मेरठ, यहाँ मांडा, यहाँ पर पाक में देख सकते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में इस तरीक़ा से फैला हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक जो स्थल थे वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात से। सर्वाधिक स्थल गुजरात से। गुजरात में एक लोथल नाम का जगह था जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार के लिए जल द्वारा पानी के रास्ते व्यापार किया करते थे। सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज, केंद्र और विस्तार। इसकी सिंधु सभ्यता की खोज ये कैसे हुई और इसका केंद्र क्या था, इसका विस्तार कैसे कैसे था, इसके बारे में हम जानेंगे। सन 1856 में ईस्वी में सिंधु घाटी से उस काल की एक सभ्यता के चिन्ह प्राप्त होने लगे जब अंग्रेज सरकार ने कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां पर उत्खनन कराना कार्य शुरू किया था। जब अंग्रेजी शासनकाल था तब उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछानी चाहिए। जब उन्हें रेलवे लाइन बिछाने लगे तो उन्हें एक इस प्रकार का टीला, जब वहाँ खुदाई चली तो वहाँ पर ईंटों का निकलना और एक ऊंचा टीला भी प्राप्त हुआ, जिसे आगे चल के बात करेंगे। इसके उत्खनन से शुरू करवाया, परंतु उस समय मजदूरों ने खंडरों की खुदाई में मिलने वाले विचित्र वस्तुओं को देखकर भय व आतंक के कारण काम बंद कर दिया। वहाँ के जो मजदूर थे उस समय जो उसकी खुदाई कर रहे थे, उसमें लोगों को इस तरह का भय हुआ, भय आतंक के कारण वहाँ खुदाई करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही पुरातत्व विभाग ने अनेक स्थानों पर खुदाई कराकर सिंधु सभ्यता के असंख्यक अवशेष प्राप्त किए। लेकिन जब वहाँ पर लोग भयभीत होकर वहाँ से काम छोड़कर चले गए, उसके कुछ समय बाद पुरातत्व विभाग था उसने अनेक स्थानों पर खुदाई की और उन्हें सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा यह स्थान साहिवाल जिले, वर्तमान जो पाकिस्तान में है, साहिवाल जिले में लाहौर तथा मुल्तान के बीच स्थित है। जो हड़प्पा है वो साहिवाल जिले और लाहौर के मुल्तान के बीच स्थित है पाकिस्तान में। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम सहनी, इसकी जो खुदाई हुई है हड़प्पा की, वो दयाराम सहनी के द्वारा इसकी खुदाई 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा तथा माधव स्वरूप वत्स ने कराई थी। जो हड़प्पा जो स्थान है उसकी जो खुदाई हुई थी, उसकी खुदाई करने का जो कार्य किया था वो 1921 में दयाराम सहनी तथा माधव स्वरूप वत्स ने कराई थी। इसी स्थान से सिंधु सभ्यता से संबंधित नरकबंध, प्रस्तार मूर्ति, प्रसादन मजूसा, कब्रिस्तान आदि वस्तुएं प्राप्त हुईं। इसमें हड़प्पा सभ्यता में नगर निर्माण के बारे में जानेंगे। नगर निर्माण जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता इस नगर निर्माण योजना है। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विशेष प्रमुख बात जो क्या है, उसकी नगर विस्तार की विशेषता है। उसमें नगर को इस तरीके से बनाया गया है जैसे कि पहले नालियों का जाल बिछाया गया, फिर उसके तत्पश्चात उसमें घरों की नींव रखी गई। जो घरों को बनाने की विधि है वो ग्रिड पद्धति के आधार पर बने हुए हैं। इसकी नगर निर्माण योजना है। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे थे तथा इसकी सड़कें
एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो चौड़ी सड़कें थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इस तरीक़ा के सड़कें थी जाने वाली समकोण सड़कें, इस तरह से चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। नंबर 1 दुर्ग, द्वितीय मध्य नगर और निचला नगर। जो दुर्ग था उसमें सामान्य लोग रहा करते थे जो उस व्यवस्था को चलाने का कार्य करते थे। उसके बाद मध्य नगर और निचला नगर जिसमें लोग व्यापार करने वाले या फिर इसकी अर्थव्यवस्था को संभालने का काम जो करते थे वो मध्य नगर। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था। कालीबंगा हड़प्पाकालीन एकमात्र स्थान था जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। हड़प्पाकालीन में जो नगर हमें प्राप्त हुए हैं उसमें केवल यही नगर ऐसा था जिसमें निचले शहरों में दीवार से घिरा हुआ था। इसी नगर की दीवार थी जो केवल दीवारों से घिरी हुई थी, जिनकी बाउंड्री हो चुकी हुई थी। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें तथा लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। जो लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अलंकृत ईंट जो नक्काशी, जिन ईंटों को नक्काशी द्वारा सजोया जाता है वो उनके अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार यानी गोले ईंटें के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चंद्रहुदड़ो से। किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ पर चंद्रहुदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मोहनजोदड़ो में एक ऐसा स्नानागार था जिसकी लंबाई 7.1 मीटर, 7.1 मीटर चौड़ा, 11.88 मीटर लंबा और 2.43 मीटर गहरा था। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर लोग धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत स्नानागार का जलाशय था जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यूज में होता था। इसमें जो धार्मिक अनुष्ठान थे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था वो जिसकी लंबाई 11.8 मीटर और लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.41 मीटर गहरा था। जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं इसमें कि इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई इस प्रकार है। इसमें सीढ़ी बनी हुई है दोनों तरफ। ये मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है उसकी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार। जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी? अन्न कोठार। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के जो नगर थे उनमें किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। आर्थिक क्रियाकलाप यानी इसकी आर्थिक कैसी थी, वो अपने जीवन निर्वाह कैसे करते थे उसके बारे में हम जानेंगे। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से की जाती थी तथा अधिशेष उत्पादन होता था। यहाँ गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की खेती की जाती थी। सिंधु सभ्यता में कृषि संगठित रूप से जिसमें गेहूँ, जौ, कपास इत्यादि की खेती की जाती थी। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, हल्की प्रतिकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से हुए हैं? कालीबंगा से। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। जो आज के टाइम में जो कपास है उसका श्रेय हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को देते हैं। लोथल एवं रंगपुर से धान की भुस्सी
यानी जो चावल की ऊपर जो ऊपरी परत जो होती है उसे धान की भूसी, धान चावल की खेती जो होती है, धान यानी चावल, चावल की भूसी, उसके साक्ष्य में कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति कांस्ययुगीन संस्कृति थी, तथापि अधिकांश औजार पत्थर से ही बने होते थे। जो हड़प्पा संस्कृति थी वो कांस्ययुगीन संस्कृति थी, जबकि उसमें ज़्यादातर जो औजार प्राप्त हुए हैं वो पत्थर से ही बने हुए मिले हैं। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पशु पालते थे। लेकिन कुब्बड़ वाला सांड जो था, कुब्बड़ वाला सांड वो विशेष महत्व रखता था, उसकी पूजा करते थे कुब्बड़ वाले सांड की, इसलिए वो विशेष महत्व रखता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं था। अश्व केंद्रित मतलब इसमें घोड़ों के लिए कोई विशेष केंद्र नहीं था। हालांकि सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे यहाँ पर कोई अश्व केंद्र स्थापित नहीं था। लोथल से एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल से एक गोदीवाड़ा, जहाँ पर नावों का जहाँ पर नाव रुकते हैं या ठहरने का स्थान, नावों के ठहरने के स्थान को क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा। चनहुदड़ों और लोथल में मनका बनाने का कारखाना था। जो मनका बनाने का कारखाना वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? चनहुदड़ों से। सिंधु सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इस टाइम में लोग बाटों का प्रयोग भी किया जाता था, जिसमें 16 पद्धति, बाटों की 16 वो थी नापतोल। हड़प्पावासी मापतोल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे। मतलब जो नापतोल में 16 प्रकार के वो थे, या उसके आवर्तक मतलब उसके जो एग्जैक्ट वेट था उसके आवर्त में व्यवहार में लाते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता थी के सम्राट सोरगान, उस टाइम की जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वो हो रही थी, तो उस टाइम पर उसके सम्राट सारगोन के अभिलेखों से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। मतलब उस टाइम में जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, उस टाइम में जो उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उससे हमें ये पता चलता था कि हड़प्पाई लोग व्यापार करते थे। इसमें कहा गया है कि दिलमन चहरीन मकरान मतलब जो हड़प्पाई व्यापारी को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है दिलमन चहरीन, मकान यानी मकरान, और मेहवा यानी हड़प्पा। ये जो इसके नाम दिए गए हैं कि व्यापारी हमारे यहाँ जहाज़ लाते थे, या इसका मतलब वो व्यापार करते थे पानी के जहाज़ द्वारा। हड़प्पा कालीन में आयातित प्रमुख वस्तुएं। हड़प्पा काल में सोना कहाँ से आता था? हड़प्पा काल में सोने का जो आयात होता था वो कहाँ से होता है? अब कर्नाटक से, अफ़गानिस्तान से और ईरान से। सिंधु घाटी सभ्यता में के अंतर्गत जो सोना जो आयातित होता था कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से। सेल खड़ी बलूचिस्तान और ईरान से। तांबा खेतली राजस्थान और ओमान से। ओमान जो अरब कंट्री साइड है। टीन ईरान और अफ़गानिस्तान से। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। हड़प्पाई समाज मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है। हड़प्पा समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक प्रतीत होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में जो उसका समाज था उसमें महिलाओं का विशेष प्रमुख विधान था, जिसमें जो उसकी प्रमुख होगी वो महिला होगी। इससे ये पता चलता है। हड़प्पाई राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। संभवतः वाणिक समुदाय शासन चलाते थे। यानी वाणिक मतलब बनिए वाणिक मतलब होता है बनिए। उस टाइम का वाणिक समुदाय शासन चलाते थे।
मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार तीनों प्रचलित थे। हड़प्पा काल में जो था वो लोगों को दफनाते थे, आंशिक समाधिकरण करते थे और दाह संस्कार यानी मृतकों को जलाने का काम। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा नगर R37 कब्रिस्तान यानी एक कब्रिस्तान को R37 का नाम दिया है। और इसके उपरांत जो दक्षिण में है हड़प्पा काल के हड़प्पा जो साइड है उसके दक्षिण में एक R37 कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे समाधि R37 यानी सेंचुरी R37 नाम दिया गया, जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कंकाल। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं जिसमें सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। जो लोथल तथा कालीबंगा से हमें युग्मित समाधान मिले हैं जिसमें सती प्रथा के अवशेष ऐसे प्राप्त होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे भी सती प्रथा थी कि पति के मर जाने के बाद औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया या जिंदा दफना दिया जाता था। धार्मिक मान्यताएं, टेरिकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है जिसमें इसमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। इससे ये विशिष्ट रूप से वो होता है कि उस टाइम पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी। प्रकृति के समीप थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो प्रकृति को मानते थे। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। मतलब वो जो देवी पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते थे। मिस्र के लोग जो नील नदी है उसकी पूजा करते थे, उसी प्रकार हड़प्पाई लोग भी पृथ्वी की पूजा एक नदी की भांति नील नदी की तरह उसकी पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो योगी की मुद्रा में बैठे हैं। योगी की मुद्रा यानी ऐसे पालती मारकर जो बैठे हैं वो पाए गए हैं। पुरुष की रूप में जो देवता हैं मोहरों पर उन्हें दर्शाया गया है, जो हमें इससे पता चलता है कि उस टाइम पे जो पुरुष देवता थे उनको भी पूजा जाता था। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ और एक तरफ गेंडा, इसके सिंहासन के पीछे भैंसे का चित्र बनाया गया है। उसके पैर के पास 2 हिरणों का चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है। इससे ये समझ में आता है कि उस टाइम पे जो देवता थे उसे पशुपति महादेव की संज्ञा दी गई है, जिसमें पता चलता है कि उसमें एक हाथी, एक बाघ और एक गेंडा, उसके सिंहासन के पीछे एक भैंसे का चित्र बनाया गया है, जिसमें पशुपालन के साक्ष्य को प्राप्त किया गया है। अनेक पत्थरों पर लिंग, स्त्री, जनांग अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक पत्थरों पर लिंग और स्त्री के जनांग अंग चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। ऑब्वियस की बात है, जो गर्भ से निकले हुआ पौधा है उसी प्रकार सिंधु घाटी के लोग वृक्ष तथा पशुओं की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा तथा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु कुब्बड़ वाला सांड था, जिसकी ये पूजा करते थे। जैसे विशेष रूप से एक सींग वाले जो गेंडा था उसको विशेष रूप से पवित्र माना जाता था। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। जो हड़प्पाकालीन मानव व्यक्ति थे उनके वहाँ से हड़प्पा से अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं। यहाँ इससे ये रिलेट होता है कि वहाँ पर ताबीज के जो ब्लैक मैजिक है या काला जादू उसके आनुवंशिक रूप पाए गए हैं। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो चित्रात्मक लिखी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया या अगर उसके आंकड़े तो जांचे जा सकते हैं,
लेकिन उसके अंतर्गत अगर किसी और उसी तरीका की कोई और स्लेट मिल जाए तो हम उसको पढ़ सकते हैं या उसको पढ़ने का काम कर सकते हैं। हड़प्पाई लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती थी। इसे ब्रुसफोर्डियन शैली कहा जाता है। जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन अगर जब एक पंक्ति से ज़्यादा पंक्ति लिखी जाए तो उसके उपरांत वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। मोहरें मुख्यतः वर्गाकार, जो मोहरें थी यानी मुद्रा, उस टाइम पे जो मुद्रा चलती थी वो इस प्रकार से थी, चौकोर मुद्रा थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी एक धातु से बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु यानी वो हिरन टाइप जो रहता है, कुछ इस टाइप का बना हुआ है। साइड में उसके बारे में लिखा, उस पर भाषा लिखी हुई है कुछ इस प्रकार से, मैं फिर सही नहीं बना पा रहा। एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। सेल खड़ी जो उसकी मोहरें हैं यानी मुद्रा, उस टाइम की मुद्रा। मोहनजोदाड़ो से एक कांस्य निर्मित 4.5 सेंटीमीटर की एक नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो से एक कांस्य की निर्मित 4.5 नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तियाँ जिसे टेरिकोटा प्राप्त हुई हैं। टेरिकोटा से निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में पशु आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं तथा पशु आकृतियों में कुब्बड़ वाले सांड की संख्या सर्वाधिक है। जो टेरिकोटा से निर्मित जो मिट्टी के वो हैं मूर्तियाँ हैं, उनमें सर्वाधिक जो आकृति हैं वो कुब्बड़ वाले सांड की हैं। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या स्त्री मूर्तियों की है। जो हड़प्पाई काल में जो मूर्ति निर्मित हुई हैं उनमें सर्वाधिक जो मूर्ति प्राप्त हुई हैं वो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई हैं, और जानवरों में सबसे ज़्यादा मूर्ति जो प्राप्त हुई हैं कुब्बड़ वाले सांड की प्राप्त हुई हैं। इसमें नोट है, यूनेस्को, ऐसे बोल के बता देता हूँ। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धौलावीरा को 40वें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में धौलावीरा को 40वें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। पिगमिट को हड़प्पाई तथा मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उन लोगों को तलवार के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, या फिर वो युद्ध में तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। इससे जानकारी ये मिलती है। सिंधु सभ्यता के जो विनाश के संभवतः सबसे प्रभावी जो कारण माना गया है उसे बाढ़ को माना गया है। जो सिंधु सभ्यता का अंत था उसे सबसे प्रभावी जो कारण है उसमें बाढ़ को माना गया है।
सिंधु सभ्यता अपने टाइम की ऐसे विख्यात सुदृष्टित व्यवस्था थी जिसमें वो अपने आप में जो जिसका आकलन आज तक नहीं किया जा सकता, जिसमें नगरों को इस प्रकार से सुसज्जित रूप से बनाया गया था। सर्वप्रथम उसको ऐसे ढंग से बनाया गया है जैसे पहले नालियों का जाल बिछाया गया हो, फिर सड़कों को बनाया गया हो, फिर नगरों की व्यवस्था की गई हो। इस प्रकार से एक नगर को 7-8 हज़ार साल पहले बनाना बहुत ही आश्चर्यजनक की बात है।